ए मोहित, मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना। रुक, आज मैं तुझे रुक जा साहिल, फालतू में पंगे मत ले। हाँ, अब मैंने कुछ नहीं बोला तेरी बहन को, ये फालतू में नाटक कर रही है। हाँ अच्छा, और तू तो बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना। मेरी गुड़िया ने जब बोल दिया कि तू उसे परेशान कर रहा था, मतलब तू कर रहा था। तू रुक जरा, रुक जा भाई, रुक जा, मैं माफी मांगता हूँ यार, मैं इसे परेशान नहीं कर रहा था यार, हंसी मजाक चल रहा था बस। काव्या, तू बोलना इसे। जाने दो भैया, ये नहीं सुधरेगा, हम चलते हैं यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? पहले तू बता मुझे, इसने तुझे क्या बोला, फिर देख मैं कैसे इसकी हड्डी पसली एक करता हूँ। वो भैया, इसने मुझे सेंटीमीटर कहकर बुलाया। अरे वो तो बस यार ऐसी मजाक में बोला था मैंने यार। साहिल, इतना सीरियसली मत ले यार। अच्छा ले, आज से ये मेरी भी बहन। अब तो ठीक, अब जाने दे यार। काव्या, सच सच बता, बस इतनी ही बात थी या फिर? नहीं भैया, और कुछ नहीं, बस आप इसे समझा दो कि आगे से अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरा नाम लेकर बुलाए मुझे, वरना। हाँ, मैं वादा करता हूँ, अब मैं जाऊँ क्या प्लीज? कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का मोहित पसीने से तरबतर हाथ जोड़े साहिल से माफी मांग रहा था, और साहिल उसका कॉलर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल साहिल को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं थी कि उसकी इकलौती बहन काव्या की आंखों में किसी की भी वजह से आंसू आए। और आज जब काव्या कॉलेज से रोती हुई घर पहुंची तो साहिल गुस्से से तिलमिला उठा। उसने काव्या से बस मोहित का नाम सुना और फिर उसे साथ लेकर पहुंच गया कॉलेज, मोहित को मजा चखाने। लेकिन जब उसे पता चला कि बात ज्यादा बड़ी नहीं थी तो उसने मोहित को जाने दिया और फिर काव्या को साथ लेकर घर पहुंचा। ओफो, मैं तो पहले ही कह रही थी इस ड्रामा क्वीन के चक्कर में मत पड़ा कर तू। क्या माँ, मैं कहाँ ड्रामा कर रही थी? उस मोहित ने सबके सामने मुझे सेंटीमीटर कहा, और ये भी कहा कि मैं चाहे जो कर लूं बास्केटबॉल टीम में कभी सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। हाँ तो क्या गलत कहा उसने? अब मेरा मतलब है कि सेंटीमीटर वाली बात भले ही गलत थी, पर बास्केटबॉल वो कहाँ है तेरे बस की? बेटा, उसके लिए लंबी हाइट वालों को ही प्रेफरेंस मिलता है। और तू? अपनी माँ की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। साहिल उसे मनाने के लिए फौरन उठा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं साहिल, उसे सच्चाई का एहसास होना चाहिए, थोड़ा रोने दो। लेकिन माँ, उसे बुरा लगा होगा, आपको उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब उसकी हाइट कम है तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? माना कि उसका दोष नहीं है, लेकिन उसे अपनी हद भी मालूम होनी चाहिए ना। अगर ऐसे मुंह फुलाती रहेगी तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और तुम भी ना, उसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। अब वैसे कब निकलना है तुम्हें? अब कल ही निकलना है माँ। क्या कल की? लेकिन अगले हफ्ते तो। माँ, मजबूरी है, लीव तो वैसे रक्षाबंधन तक ही सैंक्शन हुई थी, लेकिन अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गई है तो जाना पड़ेगा। साहिल इंडियन आर्मी में कैप्टन था और साल में कुछ ही दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर आ पाता था। वो पूरे साल चाहे घर ना आ सके, लेकिन रक्षाबंधन के लिए वो घर जरूर आता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी छोटी बहन काव्या से बहुत प्यार करता था। काव्या जब पैदा होने वाली थी तब उसकी माँ सुनीता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने किसी तरह माँ और बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन प्री मैच्योर बेबी होने की वजह से काव्या का शारीरिक विकास अच्छे से कभी नहीं हो पाया। 20 साल की होने के बावजूद काव्या की लंबाई बहुत ही कम थी, और यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। ओए झांसी की रानी, ये क्या कर रही है? शर्म नहीं आती? एक फौजी की बहन होते हुए ऐसे फुद्दुओं की तरह रो रही है। रो नहीं तो और क्या करूं भैया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई मुझे कुछ नहीं समझता, माँ भी नहीं, ऐसे तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर तूने ये मान लिया है तब तो वाकई तो कुछ नहीं कर पाएगी। सुन मेरी बात, इंसान का कद उसके शरीर की लंबाई नहीं बल्कि उसके इरादों की मजबूती तय करती है। और किसी को हो या ना हो, तेरे भाई को तुझ पर पूरा विश्वास है, समझी? चल अब ये रोना धोना छोड़ और जल्दी से बाजार जाकर राखी खरीद कर ले आ। और ये भी बता दे कि गिफ्ट क्या लेगी इस बार। क्या राखी? पर रक्षाबंधन तो अगले हफ्ते है। एक मिनट भैया, कह दो कि ये झूठ है, आप रक्षाबंधन से पहले वापस नहीं जा रहे हो ना? जाना पड़ेगा यार, कुछ इमरजेंसी आ गई है, कल ही निकलना है। ये क्या बात हुई? मैंने कितना कुछ प्लान किया था। अब आप मना कर दो ना, रक्षाबंधन के बाद चले जाना। ऐसा नहीं होता गुड़िया, तेरा भाई फौजी है और एक फौजी के लिए सबसे पहले उसका देश होता है। और वैसे भी मेरे लिए तेरी राखी और तेरे लिए मेरा दिया हुआ गिफ्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दिन चाहे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है?
नहीं भैया, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। ये कहकर काव्या साहिल के गले से लग गई और साहिल भी बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। फिर काव्या बाजार जाकर एक प्यारी सी राखी खरीद कर लाई और साहिल ने भी उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीदा। और इस तरह काव्या ने रक्षाबंधन से एक हफ्ते पहले ही अपने भाई की राखी बांध दी और उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन सुबह ही साहिल अपनी पोस्ट के लिए निकल गया। काव्या भी अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट गई। फिर ठीक 3 दिनों के बाद ओहो, ये मम्मी पापा को भी आज ही जाना था मामा जी के घर। क्या मुसीबत है, रक्षाबंधन के बाद मेरे एग्जाम्स हैं और घर के सारे काम मुझे ही संभालने पड़ रहे हैं। काव्या ने जाकर फोन उठाया। वो फोन कॉल इंडियन आर्मी की तरफ से था और उस कॉल पर जो कुछ काव्या से कहा गया वो सुनकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल वो खतरे से बाहर है। उसके पैर में 4 गोलियां लगी थी, तो ही नीड कंप्लीटली बेड रेस्ट। वो फिलहाल यहीं के आर्मी हॉस्पिटल में है एंड ही विल बी फाइन सून। नो सर, आप भैया को घर भेज दीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी। यहाँ हमारे घर के पास भी आर्मी हॉस्पिटल है। प्लीज सर, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके बेटा, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। ही विल बी मोर सेफ एट हिज हाउस। मोर सेफ मतलब? बेटा, वो बात ऐसी है कि साहिल को अर्जेंटली एक खास ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। बॉर्डर के पास कुछ आतंकवादियों के कैंप होने की खबर मिली थी। साहिल अपनी टीम का लीडर था और उसने अपनी जान पर खेलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सारे आतंकी मारे गए और अब हमें इंटेलिजेंस से पता चला है कि इस ऑपरेशन में आतंकियों के खेमे में खलबली मच गई है। वो बहुत नाराज हैं और हर हाल में अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहते हैं और खास तौर पर वो साहिल को। मैं समझ गई सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि भैया यहाँ घर पर हैं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। गुड। और मैं भी साहिल के इलाज का सारा इंतजाम तुम्हारे घर पर ही करवा देता हूँ। टेक केयर बेटा। साहिल को अगले ही दिन बिल्कुल गुपचुप तरीके से उसके घर शिफ्ट कर दिया गया। काव्या ने ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं, और खुद हर वक्त घर पर रहकर साहिल का ख्याल रखने लगी। लेकिन इतनी सेफ्टी रखने के बावजूद आतंकियों को पता चल ही गया कि साहिल कहाँ है और किस हालत में है। तो चूहा अपने बिल में घुस गया है, कोई बात नहीं, वहां उसे मारना और भी आसान होगा। और फिर आतंकियों की एक टोली साहिल के घर के आसपास मंडराने लगी। उनका मकसद किसी भी तरह घर में घुसकर साहिल को मारना था, लेकिन काव्या के रहते क्या ऐसा हो सकता था? ये आदमी तो सुबह भी यहीं पर था, इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे, और ये बार बार हमारे घर की तरफ क्यों देख रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। काव्या खतरा भांप चुकी थी और फिर ना तो उसकी आंखों में नींद थी और ना ही मन में चैन। दूसरी तरफ आतंकी भी बस अंधेरा होने के इंतजार में थे। यही सही वक्त है, तुम दोनों उस तरफ से जाओ, तुम दोनों पीछे से, और हम दोनों इस तरफ से जाएंगे, ठीक है? आतंकियों का प्लान तैयार था। वो चुपचाप घर में घुसकर साहिल को मारने वाले थे और इसके लिए उनके पास हथियार भी मौजूद थे। दूसरी तरफ काव्या भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। उसने घर में मौजूद चीजों से ही घर का सुरक्षा कवच तैयार कर लिया, जिसके चलते 2 आतंकी घर में घुसने से पहले ही फर्श पर फैले तेल पर फिसलकर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठे और 2 आतंकी बिजली के खुले तारों पर पैर रखकर वहीं बेहोश होकर गिर गए और बाकी बचे 2 आतंकी जिनके सामने काव्या खुद आकर खड़ी हो गई थी। एक तो लड़की, ऊपर से ठिगनी। ओहो भाई, क्या बात है, मुझे तो लगा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उस चूहे को मारना तो बड़ा आसान है यार। ना तो मेरा भाई चूहा है और ना ही मैं ठिगनी। अगर दम है तो एक और कदम आगे बढ़ाकर देख। काव्या की ललकार सुनकर दोनों आतंकी हंसते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी काव्या ने आगे बढ़कर उन दोनों की आंखों की तरफ लाल मिर्च का ढेर सारा पाउडर उड़ा दिया। खास बात ये थी कि काव्या ने खुद स्विमिंग गॉगल्स पहने हुए थे, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि दोनों आतंकियों की हालत खराब हो चुकी थी। उनकी आंखें जल रही थी और वो दर्द के मारे चीख रहे थे। और तभी अगले ही पल घर के मेन गेट से इंडियन आर्मी के कर्नल और काव्या के माता पिता भी अंदर दाखिल हुए। शाबाश बेटा, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम साहिल की बहन हो। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। इंडियन आर्मी के इतने बड़े अफसर आज काव्या को शाबाशी दे रहे थे। सबसे ज्यादा खुशी तो व्हील चेयर पर बैठे साहिल को हो रही थी, जिसके विश्वास को आज काव्या ने सच कर दिखाया था।
रामपुर नाम के एक शहर में एक रीता नाम की लड़की अपने पापा के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और मम्मी भी नहीं थी। वो बहुत अमीर परिवार से थी। एक बार वो अपने पापा के साथ कहीं जा रही थी। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। रीटा, मैं जरा पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। और रीता के पापा उसको गाड़ी में बैठा छोड़कर पास के होटल से कुछ खाने के लिए लेने निकल गए। यहाँ तो मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, पता नहीं पापा कब आएंगे। तभी उसे दूर एक लड़का राखी बेचता हुआ दिखा। उसका नाम राजेश था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो राखी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर राखी है। ले लो ना एक राखी, ये ले लो ना, बहुत सुंदर है। नहीं, मैं राखी नहीं ले सकती। पर क्यों, ये तो बहुत सुंदर राखी है, भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, राखियाँ तो बहुत सुंदर हैं, पर जिसे राखी बांधू वैसा मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है, ऐसा करो तुम मुझे राखी बांध लेना। रीता खुश हो जाती है और तभी दूर से उसको उसके पापा आते हुए दिखते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर आकर तुम्हें राखी बांधूंगी, तुम मेरा इंतजार करना भैया, अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे, अभी तुम जाओ। राजेश अपने आप को भाई सुनकर बहुत खुश होता है और उससे वहाँ पर आकर राखी बंधवाने के लिए मान जाता है। 4 दिन बाद जब राखी का दिन आता है तब राखी लेकर रीता उसी जगह पहुँचती है और राजेश को राखी बांधती है। बहन, राखी तो तूने मुझे बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। मैं खुद एक गरीब लड़का हूँ और तुम एक अमीर, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? भाई, मैंने राखी तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, एक रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन। और वो राजेश का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाती है, पर राजेश के फटे पुराने कपड़े देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे रीटा, क्या पूरी दुनिया में तुझे और कोई भाई नहीं मिला? ये देख, इसके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं है, इस गरीब को तूने भाई बनाया। जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, तुम्हें इससे क्या, तुम सब जाकर अपना काम करो। ये सुनकर रीता को बहुत बुरा लगता है और रीता राजेश को लेकर दुकान पर पहुंचती है और उसको कुछ नए कपड़े दिला देती है। रीटा, इतने महंगे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने, मैं ये महंगे कपड़े नहीं ले सकता। कोई महंगे नहीं है भाई, ये कपड़े मेरी तरफ से राखी का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। राजेश उन्हें लेकर बहुत खुश होता है। इसी तरह दोनों अक्सर मिला करते और बहुत सारी बातें किया करते। राजेश को बहन का प्यार मिला और रीता को भाई का। कुछ समय बीत जाता है और अगली राखी का त्योहार आता है। राजेश वहीं पर रीता का इंतजार करता है। सुबह से शाम हो जाती है पर रीता नहीं आती। राजेश उसको ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। उसकी बहुत बड़ी हवेली देखकर हैरान रह जाता है और अंदर जाने लगता है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे रीटा से मिलना है। अरे रीटा मैडम से कोई नहीं मिल सकता, और वैसे भी तुम हो कौन जो रीटा बेबी से मिलना चाहते हो? मैं रीटा का भाई हूँ। तुम रीटा के भाई हो? रीटा का तो कोई भाई नहीं है, और रीटा बेबी को तुम ही मिले थे भाई बनाने के लिए। अरे जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। राजेश वहाँ से नहीं जाता। तभी तेज बारिश होती है और राजेश वहीं खड़ा रहता है और बारिश में भीगता रहता है। रात हो जाती है और भूखा प्यासा वो रीता के लिए खड़ा रहता है। तभी रीता के पापा उसके खड़े होने पर, ये कौन खड़ा है बाहर? साहब, ये लड़का रीटा बेबी से मिलने आया है और खुद को उनका भाई बता रहा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रीटा से मिलना है, आज राखी है ना, उससे राखी बंधवानी है मुझे। मैं अपने साथ राखी भी लेकर आया हूँ। तुम्हें राखी बांधेगी रीटा? अभी शक्ल आईने में देखी है? जा भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और राजेश को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। उसके बाद राजेश कभी रीता से नहीं मिल सका। करीब 10 साल बाद राजेश रीता के घर के बाहर से गुजर ही रहा होता है कि उस घर में राजेश देखता है। रीटा बेटी, जल्दी नीचे आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। मेरी बहन वापस आ गई। और राजेश रीता को आवाज देता है और रीता उसके पास आ जाती है। रीटा, तुम इतने सालों से कहाँ थी? मैं हर राखी पर तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? भूल गई रीटा, आज से 10 साल पहले तुमने मुझे राखी बांधी और मुझे अपना भाई बनाया था। क्या बक रहे हो तुम? मैं तुम जैसे छोटे लोगों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगी क्या? ये सब झूठ है। नहीं रीटा, ये सच है। तुम मुझे अपना भाई कहती थी और मैं राखी बेचता था। तुमने 10 साल पहले मुझसे ही राखी खरीद कर मुझे ही बांधी थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी है तो वो मेरे बचपन की बात थी। अब सब भूल जाओ, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुमको अपना भाई क्यों बनाऊंगी? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकालो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। राजेश मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राजेश वो देखने जाता है। वो देखता है कि रीता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। राजेश भागकर रीता को देखता है तो उसका बहुत खून निकल गया होता है। राजेश रीता को हॉस्पिटल पहुंचाता है और डॉक्टर से कहता है,
डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लो, इसका बहुत खून निकल रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ। डॉक्टर, मेरी बहन ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? राजेश, एक्सीडेंट में तुम्हारी बहन की आंखें चली गई हैं। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? संभालो अपने आप को राजेश। अब क्या होगा मेरी बहन का? तुम फिक्र मत करो, अगर किसी की आंखें मिल जाएं तो हम तुम्हारी बहन की आंखों का ऑपरेशन कर उसकी आंखें वापस लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रीटा को लगा दो। पर राजेश, तुम बिन आंखों के देख नहीं पाओगे। मुझे इसका कोई मलाल नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रीटा को दे दो, मैं उसकी नजरों से दुनिया देखूंगा। राजेश एक पत्र लिखता है और डॉक्टर को देता है और कहता है, डॉक्टर साहब, जब मेरी बहन रीटा की आंखें लग जाएं, तब आप उसे ये पत्र दे देना, पर किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना, ना ही मेरा पता। ठीक है राजेश, जैसा तुमको सही लगे। और डॉक्टर राजेश को आंखें दान करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए कहते हैं। राजेश जाने से पहले रीता के पापा को उसके एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। हेलो अंकल, रीटा का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हो और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अंकल, रीटा की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। रीटा की हालत नाजुक है, आप जल्दी आ जाओ। राजेश के फोन के बाद रीता के पापा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उधर राजेश अपनी आंखें रीता को दान कर देता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बेटी कैसी है? अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, किसी ने अपनी आंखें देकर रीटा की आंखों की रोशनी लौटाई है। कौन है वो डॉक्टर साहब? मुझे उससे मिलना है। सॉरी, पर हम उसका नाम और पता नहीं बता सकते, उसने मना किया है। जब रीता की आंखें ठीक हो जाती हैं, तब डॉक्टर उससे कहते हैं, रीटा, तुम्हारी आंखें किसी और की देन है और उसने तुम्हें ये पत्र देने के लिए कहा है। रीता पत्र ले लेती है और पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, रीटा, तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को एक मजाक समझा, पर मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा और 10 साल तक तुम्हारा हर दिन इंतजार किया। मैं तुम्हारे घर भी गया था, पर तुम्हारे पापा को ये मंजूर नहीं था। सही भी है ना, एक अमीर घर की लड़की एक गरीब लड़के को अपना भाई कैसे बना सकती है? पर मैंने ये रिश्ता दिल से माना था। जब तुमने मुझे पहले राखी बांधी थी, उस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज उसी राखी का कर्ज निभा रहा हूँ। ये राखी का तोहफा समझकर स्वीकार करना और इन आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। हमेशा होठों की मुस्कुराहट बनाए रखना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। तुम्हारा भाई राजेश। ये सुनकर रीता और उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। रीता राजेश को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर अब राजेश रीता को कभी नहीं मिलता। ऐसा लगता जैसे वो अपना भाई का फर्ज निभा गया। भगवान ने मुझे भाई और माँ के प्यार से वंचित रखा, और मुझे भाई मिला भी तो मैंने खुद उसे ठुकरा दिया। मैं कितनी अभागी हूँ। इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ बेटी। पैसे के लालच में मैंने तुम दोनों का भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया। पर अब पछताने से दोनों का रिश्ता वापस नहीं आ सकता था। राखी के रिश्ते को पैसों से नहीं तौला जाता। राखी का रिश्ता कभी अमीरी और गरीबी का मोहताज नहीं होता। ये बात आज एक गरीब भाई ने सिद्ध करके दिखा दी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।